Hi Jasmine, welcome you all to your YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बहुत सारे आइल्स कैंडिडेट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि वो जब राइटिंग करके आते हैं तो उनके जो मार्क्स हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि उनको कितने बैंड स्कोर्स मिलेंगे. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना बैंड स्कोर मिलेगा. इससे आपकी ये भी हेल्प हो जाएगी जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने. मान लीजिए आपके पास कोई एग्जामिनर नहीं है या आपके पास कोई है नहीं जो चेक करके आपको बताए, तो आप इन जो क्राइटेरिया भी मेंशन करने वाली हूँ इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने बैंड स्कोर्स डिज़र्व करते हैं. तो इससे क्या होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कितने आपके बैंड स्कोर बनते हैं. कई बार होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब वो राइटिंग देख के आते हैं उनको लगता है कि बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया है उन्होंने, तो वो तो 7+ या जो भी उनका डिज़ायर्ड बैंड स्कोर है वो डिज़र्व करते हैं. बट एक्चुअल में क्या होता है, वो इनमें से जो मैं फैक्टर्स अभी मेंशन करने वाली हूँ इनमें से कुछ फैक्टर्स मिसिंग होते हैं, तो जिस वजह से उनका बैंड स्कोर जितना वो डिज़ायर करते हैं, जितना वो सोचते हैं, उससे कम आता है. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. आई एम टॉकिंग अबाउट मार्किंग क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आपको बैंड स्कोर मिलता है. इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो मेन फैक्टर है, दैट इज़ टास्क अचीवमेंट. तो टास्क अचीवमेंट में क्या रहता है कि आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, बेसिकली जो टास्क में पूछा गया है आपसे राइटिंग में, वो टास्क 1 भी हो सकता है, टास्क 2 भी हो सकता है, ये दोनों के लिए है. ठीक है, तो टास्क 1 या टास्क 2 में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो लेटर हो सकता है, चाहे वो ऐसे हो सकता है, चाहे वो आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हो सकती है, या कोई इन्फॉर्मेशन जैसे एकेडमिक में रहता है, कोई भी ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है. तो जो भी टास्क आपको दिया गया है, अगर तो आपने उसको समझ के उसका आंसर दे दिया है अपनी राइटिंग में, तो इसका मतलब है कि आपने इस पर्टिकुलर हेड में, जो टास्क अचीवमेंट हेड है, उसमें आपने मैक्सिमम बैंड स्कोर अचीव कर लिया है. ओके, सो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि टास्क अचीवमेंट्स मीन्स व्हाट. इसमें मेन 4 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज़ फॉर्मेट. अगर तो आप फॉर्मेट समझ गए हैं, आपको जो ऐसे दिया गया है या जो भी आपका राइटिंग टास्क है, अगर आप उसका फॉर्मेट समझ गए हैं कि वो कौन से टाइप का ऐसे है, ठीक है, कौन से टाइप का लेटर है, जो भी राइटिंग टास्क आपका है, अगर आप फॉर्मेट समझ गए हैं कि वो 1 साइडेड ऐसे है, ठीक है, या फिर बोथ साइडेड ऐसे है, ठीक है, या ओपिनियन ऐसे है, तो फॉर्मेट आपने समझ लिया है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. ऐसे आया था कि आपके एडवांटेजेस जो हैं गिवन टॉपिक की आउटवे कर रही हैं डिसएडवांटेजेस से. ओके, आपको इसको अचीव कैसे करना है, इस टास्क को कैसे आपने लिखना था, फॉर्मेट क्या था एक्चुअल में. इस ऐसे का फॉर्मेट था, आपने इंट्रोडक्शन देनी है. ओके, इंट्रोडक्शन के बाद आपने फर्स्ट बीपी बनाना है, फिर आपने सेकंड बीपी बनाना है, फिर आपने कंक्लूजन देना है. अब बीपीज़ की रेशियो कैसे रखनी है, अपने रखनी है 3:2, क्योंकि जो एडवांटेजेस हैं वो आउटवे कर रही हैं डिसएडवांटेजेस को. तो 3:2 ऐसे था हमारा. अगर तो आप फॉर्मेट समझ गए हैं, इट मीन्स कि आपने टास्क अचीवमेंट का एक हेड जो है फॉर्मेट है वो आपने अचीव कर लिया है. ओके, सेकेंड वन इज थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी गाइस, जो थीसिस स्टेटमेंट है वो एग्जामिनर को क्लियर करती है कि क्या आप समझ गए हैं स्टेटमेंट क्या पूछ रही है आपसे. गिवन स्टेटमेंट, क्या आपका जो ऐसे है, आपके बॉडी पैराग्राफ्स 1 है, 2 है, आपका जो ऐसे है वो क्या किस बारे में बात करेगा, क्या एक्सप्लेन करेगा. तो आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो सब क्लियर करती है एग्जामिनर को. तो अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट क्लियरली लिख दी है, इट मीन्स आपको मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा इस हेड के लिए भी, राइट. देन आता है अपना ओपनिंग सेंटेंस फॉर एवरी पैरा, या फिर जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर एवरी पैरा. देखिए, जब कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, अभी हम एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे की ही लेके एग्जांपल चल रहे हैं. ओके, अभी मैंने फर्स्ट वीपी स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट वीपी की फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, या फिर टू बिगिन विद कोई भी एक कनेक्टर जो हमारा फॉर्मेट है. देन फर्स्ट लाइन ये होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर बॉडी पैराग्राफ में मैं क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ. क्या हम इसमें एडवांटेजेस मेंशन करने वाले हैं, क्या हम इसमें डिसएडवांटेजेस मेंशन करने वाले हैं. जो भी आपका ओपनिंग स्टेटमेंट रहेगा वो क्लियर कर देगा एग्जामिनर के माइंड में कि अच्छा, आपने फर्स्ट जो लाइन लिखी है, फर्स्ट सेंटेंस है आपकी बॉडी पैराग्राफ का, आफ्टर कनेक्टर आपने मेंशन कर दिया है कि आप इस पैराग्राफ में गिवन टॉपिक की एडवांटेजेस मेंशन करने वाली हैं. सो इट मीन्स आपने ओपनिंग सेंटेंस देके टास्क अचीवमेंट का एक और जो हेड है उसको भी कवर कर लिया. ओके, सो देन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आफ्टर एवरी पैराग्राफ.
जो भी आपका बॉडी पैराग्राफ है, अगर आपका बॉडी पैराग्राफ 3 बन रहे हैं ऐसे में, चाहे 2 बन रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके हर बॉडी पैराग्राफ की जो एंडिंग होगी वो विद एन एग्जाम्पल होगी। ओके, अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं, एग्जाम्पल आप नहीं मेंशन कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आप इस हेड में अपने जो मार्क्स हैं, इस हेड की वजह से पर्टिकुलरली आपके जो बैंड स्कोर है वो नहीं आ पा रहा। राइट, सो ये है हमारी जो 4 मेन चीज़ें हैं टास्क अचीवमेंट की। अगर आप इन चारों चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं अपने ऐसे में, डेफिनेटली ही आप टास्क अचीवमेंट में मैक्सिमम स्कोर ले पा रहे हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हेड। सेकंड हेड वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। सी गाइज, अभी आपकी ग्रामेटिकल रेंज कितनी है, आप कितना एक्यूरेट लिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर हेड के अंदर भी जो पॉइंट्स है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये भी जो है आपके आइल्स का जो बैंड स्कोर है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है इसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपने कितने बनाए हैं। राइट, तो इसीलिए मेरा जो फोकस था, मैं भी बोल रही हूँ कि आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्मेशन को सीख लीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। मैंने उसकी इतनी इजी वीडियो बना भी दी है, आपको लिंक भी मैं इस वीडियो क्लास में दे दूँगी। आप उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि आपकी ऐसे कि हर सेंटेंस कम्प्लेक्स हो या फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स हो। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, देन ओनली अगर आपका टारगेट को 7+ या 8+ है आप अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप बोलेंगे आप सब अच्छा लिखते हैं, आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, आपकी ग्रामर भी ठीक है, एक्यूरेट लिख रहे हैं, बट आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बना रहे हैं, इससे आप अपनी ग्रामेटिकल रेंज रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने ऐसे में। तो इस हेड में पर्टिकुलर में आप अपने बैंड स्कोर गंवा रहे हैं। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाइए। फिर आप अगर 8 to 10 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं इसमें, इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर ऐसे में, तो इट मीन्स आप 7+ तो डिज़र्व कर रहे हैं। फिर इस हेड का पर्टिकुलर, फिर टेंसेस। आप ऐसा तो नहीं कि आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज नहीं है, आपके टेंसेस ही गलत हो पा रहे हैं। ऐसे पूछा गया है कोई फ्यूचर ट्रेंड के बारे में, या फिर लेटर पूछा गया है कोई पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में और आप उसमें प्रेजेंट की बातें लिख रहे हैं कि अभी भी ऐसा हो रहा है, तो इस तरह से आपको टेंसेस भी बहुत क्लियर रखने हैं। ओके, वन मोर थिंग है, इसके बहुत सारे जो आइल्स कैंडिडेट्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको टेंसेस नहीं आते हैं, उनको समझ नहीं है। क्या होता है कि जो भी गिवन टॉपिक होता है, फॉर एग्जांपल हमारी जो एसेज होते हैं या फिर हमारे टास्क 1 होते हैं जो जनरल आइल्स में होते हैं, उसमें क्या रहता है कि ऐसी सिचुएशन दी गई होती है जो हमने कभी फेस नहीं की होती। एज लाइक स्पीकिंग में भी जैसे क्यू कार्ड्स आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमसे डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं, हमने वैसी सिचुएशन फेस नहीं करी होती। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स उस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, देन उसको लिखते हैं। तो जब वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं पेपर के ऊपर या अपने लिख रहे होते हैं एग्ज़ाम में, तो वो टेंस का ध्यान रखना भूल जाते हैं, वहाँ पर वो मिस्टेक करते हैं। सो आपको दोनों ही तरह से ध्यान रखना है, फोकस्ड रहना है। जिस टेंस की बात करी गई है, चाहे वो आपका राइटिंग टास्क है, चाहे आपका स्पीकिंग है, आपको फोकस्ड रहना है एंड इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके टेंसेस ही गलत हैं तो एग्जामिनर ये नहीं समझ पाएगा कि आपने वो सिचुएशन नहीं देखी हुई, आप इमेजिन कर रहे थे स्टोरी, इस वजह से आपका रॉन्ग हो गया। नो, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको समझ नहीं है, आप कर नहीं पा रहे हैं। राइट, देन आपके आर्टिकल्स, आप आर्टिकल्स का कितना ध्यान रख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर भी रिक्वायर्ड आर्टिकल्स हैं आप वो लिख ही नहीं पा रहे हैं, आप लिख ही नहीं, मिस ही कर दे रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम है ये, आर्टिकल्स लिखते ही नहीं हैं, मिस ही कर देते हैं। तो आर्टिकल्स भी जहाँ पर सुटेबल हैं आपकी राइटिंग टास्क में, वो आपको ज़रूर लिखने हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रेपोजिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, प्रेपोजिशन का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहीं पर आपको प्रेपोजिशंस लिखने हैं अपने सेंटेंसेस में। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहाँ भी वो लगा ही देते हैं फोर्सफुली प्रेपोजिशंस, तो इस तरह से वो अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन जो है बिगाड़ लेते हैं। तो इस वजह से वो अपनी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी पर्टिकुलर हेड में अपने जो बैंड स्कोर्स हैं वो डाउन कर लेते हैं। ओके, देन मोडाल्स आपको ध्यान से लगाने हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। देन आपकी कंजक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कंजक्शंस का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। राइट, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी टाइप की कंजक्शंस हैं, किसे आप यूज़ करके कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। राइट, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इन डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। देन है पंक्चुएशन। सी, पंक्चुएशन में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इवन अगर वो कॉमा लगा रहे हैं, फुल स्टॉप भी लगा रहे हैं,
तो उनको यही नहीं पता कि कॉमा या फुल स्टॉप को कहाँ लगाना है। वो वर्ड लिख देते हैं, कॉमा लगाना चाहिए वर्ड के जस्ट नेक्स्ट, तो वो इतना डिस्टेंस छोड़ के कॉमा लगाते हैं, तो उसमें वो फ्री के मार्क्स जो अपने डिडक्ट कराते हैं। देन फुल स्टॉप, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फुल स्टॉप जो लाइन लिखी होती है, एक लाइन लगी होती है जहाँ भी हम लिख रहे होते हैं राइटिंग टास्क, फुल स्टॉप जस्ट उस लाइन के ऊपर होना चाहिए, या तो बहुत ही ऊपर लगाते थे या बहुत नीचे। अब ये माइनर मिस्टेक लग रही है देखने में, पर वो आपके पंक्चुएशन में मार्क्स डिडक्ट करा देगी, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ होती है, क्यों होती है? क्योंकि हमें जो डेली हमें कंप्यूटर यूज़ करने की या फ़ोन यूज़ करने की जो आदत है, जिसमें हमने ऑटो करेक्ट लगा रखा होता है, राइट, तो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। बहुत सारे स्पेलिंग्स जो बहुत ही कॉमन होते हैं, तो हम वहाँ ध्यान नहीं देते हैं, ऑटो करेक्ट हो जाता है और हमें लगता है कि ये बहुत ईजी फीचर है। बट अगर आप IELTS एस्पिरेंट हैं, प्लीज़ अपने डिवाइसेस में ऑटो करेक्ट ऑफ कर दीजिए, राइट। आप खुद से लिखने की कोशिश करिए और देखिए, आपको बहुत सारे स्पेलिंग्स होंगे जिसमें आपको डाउट्स रहते होंगे, लेकिन वो क्लियर हो जाएंगे जब आप खुद से लिखना स्टार्ट करेंगे। सो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेलिंग्स या मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेफिनेशन के स्पेलिंग्स क्या हैं, इस बारे में सोचिए। बहुत सारे लोग डेफिनेशन को लिखते लिखते फटाफट NATION लिख देते हैं लास्ट में डेफिनेशन, जबकि वहाँ पर IL लगाना होता है, राइट। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। देन नेक्स्ट हेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोहेजन एंड कोहेरेंस, या कोहेजन एंड कोहेसिवनेस जो हम बोलते हैं। देखिए, इसमें सिंपल चीज़ है, कोहेरेंस एंड कोहेजन के लिए हमने जो कनेक्टर्स की वीडियो बनाई है, आपकी जो कनेक्टर्स हैं वो आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन को 99% कवर कर लेंगे, राइट। उससे क्या होगा, आपको भटकेंगे नहीं, आपको कंफर्म है, गिवन है, सब समझ में है कि फर्स्ट कनेक्टर है मेरा, यहाँ पर ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए, देन कनेक्टर, देन फर्स्ट आइडिया होना चाहिए बॉडी पैराग्राफ्स में राइटिंग के, देन मुझे अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है तो एक्सप्लेनेशन के लिए कनेक्टर लगाना। तो इससे आप फोकस्ड रहते हैं। कनेक्टर्स आपको भी कनेक्ट रखते हैं, एग्जामिनर को भी कनेक्ट रखते हैं थ्रू आउट योर ऐसे कि ओके अभी नेक्स्ट क्या लिखने वाला है कैंडिडेट। सो अगर आपने 13 कनेक्टर्स लगा दिए हैं पर ऐसे में, तो 101% आपने इस पर्टिकुलर हेड में अपने मैक्सिमम स्कोर्स जो हैं, पॉइंट्स हैं, वो अचीव कर लिए हैं, राइट। हर एक सेंटेंस जो आपका है वो लिंक होना चाहिए टॉपिक से फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वो लिंक रहेगा टॉपिक के साथ, और आपके जो कनेक्टर्स है वो आपकी हेल्प करेंगे कि आप ऑफ द ट्रैक ना जाएं। तो इस पर्टिकुलर हेड में आप बहुत ही आसानी से मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट हेड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्सिकल रिसोर्सेस। अभी इसमें ना बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि लेक्सिकल रिसोर्सेज मीन्स क्या। देखिए, एक तो फर्स्ट चीज़ है इसमें, अभी आपको टॉपिक दिया है गया है, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए आपके सामने जो भी ऐसे अवेलेबल है या आपके पास जो भी अवेलेबल है। अभी क्वेश्चन इज़ अबाउट हिस्ट्री, सब्जेक्ट हिस्ट्री। ओके, एग्जांपल ले ली हमने। अभी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के सिनोनिम नहीं आपने ढूंढने बैठ जाना है। अभी मेन टॉपिक का जो कीवर्ड है वो हिस्ट्री ही है, मान लीजिए ऐसे में, तो हिस्ट्री के सिनोनिम्स नहीं ढूंढने लग जाना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक दो वर्ड्स का नहीं भी मिल रहा है सिनोनिम, नहीं भी आपको पता है कि उसके क्या सिनोनिम्स हैं, तो आपने उसके पीछे नहीं पड़ जाना, उसको छोड़ के बाकी जो ऐसे में टॉपिक्स हैं, बाकी जो गिवन आपको दिया गया है, आपने उसकी वो कैप ढूंढनी है। ओके, सो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपने टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी की इस्तेमाल करना है। जैसे कि मान लीजिए टॉपिक है एनवायरनमेंट, सो एनवायरनमेंट रिलेटेड वोकेबलरी क्या हो सकती है। मान लीजिए एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है, उसके बारे में टॉपिक है, तो ख़राब कैसे हो रहा है, अभी आपके ऊपर है, आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, उसकी क्योर को लेके, एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, प्लांटेशन। तो टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी अगर आपके ऐसे में है, इट मीन्स आपने इस पर्टिकुलर हेड में मैक्सिमम पॉइंट स्कोर कर लिए हैं। तो कोशिश करनी है मिनिमम 10 वर्ड्स तो आपको टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी के डालने ही हैं फॉर 7 बैंड्स, राइट। एंड रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। रेपिटेशन इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही सेंटेंस लिख दिया है, एक ही वर्ड को आप बार बार सेम वर्ड को लिखे जा रहे हैं। देखिए, जैसे वर्ड्स लाइक की वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके इर्द गिर्द हमारा ऐसे घूम रहा है, उसके अभी इन्वायरमेंट आ गया। अभी इन्वायरमेंट के सिनोनिम्स नहीं आपने ढूंढने लग जाना है, लेकिन जो बाकी के वर्ड्स हैं जिसके हम सिनोनिम्स लिख सकते हैं, जिसकी आपको पता है कि इजीली हो सकते हैं,
राइट। तो उसके आपने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, टॉपिक्स से वोकैबुलरी जो है हमारी उसको आपने इस्तेमाल करना है। मिनिमम 10 वर्ड्स फॉर 7 बैंड्स। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज़ वेरी कॉमन बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ द टास्क। अभी आपका जो टास्क है वो आप प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं। आपने सब कवर कर लिया, टास्क अचीवमेंट, ग्रामेटिकल रेंज, कोहेरेंस एंड कोहेजन, आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज, सब चीज़ों पे फोकस है। बट जब आप पेन पेपर आइल्स दे रहे हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है, वो लिजिबल ही नहीं है, एग्जामिनर उसको पढ़ के समझ ही नहीं पा रहा कि आपने एल लिखा है या ई लिखा है, तो इट मीन्स आप इस पर्टिकुलर हेड में अपने बैंड्स को जो है वो डिक्रीज़ करवा रहे हैं। ओके, सो इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हैंड राइटिंग के बिना और कौन सी चीज़ें। फर्स्ट थिंग इज़ हैंड राइटिंग, तो आपकी लिजिबल होनी चाहिए। लिजिबल इन द सेंस ये नहीं कि आपने बहुत सुंदर, अभी जैसी आपकी हैंड राइटिंग है आप लिखिए उसमें, लेकिन उसको इम्प्रूव करिए। ऐसा नहीं है कि आपकी सिमेट्री नहीं है वर्ड्स में। कुछ लोग होते हैं ना, एल भी लिखते हैं, ई भी लिखते हैं, वो समझ नहीं आता कि उनकी ई काफ़ी लंबी हो जाती है, एल काफ़ी छोटी हो जाती है, तो उन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ओके, देन फिर हैंड राइटिंग में ही एक और पॉइंट है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग, जैसे एफ़ उनको बहुत लंबी डालने की आदत होती है, एफ़ बहुत लंबी डाल देते हैं, जी बहुत लंबी डाल देते हैं, वाई बहुत लंबी डाल देते हैं। फिर क्या होता है, वो एफ़ जी वाई जो लिखे होते हैं, जो नीचे वाले रो में आपने, नीचे वाली लाइन में आपने लिखे होते हैं वर्ड्स, जैसे टी एच, वो उसके साथ कोलाइड करके कई बार कुछ नया वर्ड दिखा देते हैं। इससे आपके जो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हैंड राइटिंग। आपको नॉलेज ही पता था लेकिन आपकी हैंड राइटिंग ही लीजिबल नहीं थी, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया कि आपने लिखा क्या था। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है, राइट। देन सेकंड पॉइंट इज़ लेफ्ट अलाइन योर पैरास। आपने पैराग्राफ्स को हमेशा ही लेफ्ट अलाइनमेंट ही रखना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। एंड लीव अ लाइन आफ्टर एवरी पैरा, हर एक पैरा के बाद एक लाइन छोड़िए, देन अपनी लेफ्ट अलाइनमेंट से ही आप अपना पैरा को स्टार्ट करिए। देन डोंट ओवर राइट, कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ एक वर्ड आपने लिखा था जल्दी में, फिर आप उसको इरेज करने की जगह उसी के ऊपर कुछ और लिख दिया। आपने ई लिखना था, आपने ई को इरेज नहीं किया, उसी के ऊपर ओ बना दिया उसका। तो ओवर राइटिंग बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी है आपने, अदरवाइज़ एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा आपने क्या लिखा है वो वर्ड पर्टिकुलर, तो आप अगेन अपने मार्क्स खुद डिक्रीज़ करवा रहे हैं। देन यूज़ एन इरेजर। क्या करना है आपको, कुछ ओवर राइटिंग है, कुछ मिस्टेक है, इरेज़र का इस्तेमाल हमेशा करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको हमेशा पेन पेपर बेस्ड अगर आप आइल्स दे रहे हैं तो आपने पेंसिल से ही लिखना है अपना राइटिंग टास्क, पेन से नहीं लिखना है डायरेक्टली, राइट। देन प्रूफ रीड बिफोर सबमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या करना है आपको, बिना पढ़े हुए आपने क्या लिखा है सबमिट नहीं कर देना है। अपना ऐसे हमेशा ही एक बार रीड करना है, समझना है। उसमें कई बार होता है ना कि जल्दबाजी में हम लिखते लिखते कुछ एक वर्ड को 2 बार लिख जाते हैं। जैसे हमने एंड लिखा था, फिर हम नेक्स्ट लाइन ख़त्म होने वाली थी, वहाँ पर हम नेक्स्ट पेज, उसी पेज की नेक्स्ट लाइन पे मूव करें, वहाँ पर हमने फिर से एंड लिख दिया। अब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बट आपने उसको बहुत, आपका मतलब आप बहुत बिजी थे एग्ज़ाम में या कुछ स्ट्रेस था, तो आपने 2 बार वर्ड लिख दिया। अगर आपने प्रूफ रीडिंग करी होगी तो आप इस तरह की जो माइनर मिस्टेक्स हैं उसको इरेज करके आप फटाफट उसको ठीक कर सकते हैं। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक, जल्दबाजी में लिखते लिखते हम स्पेलिंग गलत कर देते हैं, बट जब हम प्रूफ रीडिंग करते हैं फटाफट तो हमें पता चल जाता है कि ओ ये तो स्पेलिंग मुझे पता है, ये गलत क्यों है। तो आपने उसको फटाफट इरेज करके अच्छे से देन लिखना है, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड लिमिट। देखिए मिनिमम वर्ड लिमिट 250 आपको बोला गया है, लेकिन आप जब इस जो फॉर्मेट है मैंने मेंशन किया 7+ बैंड स्कोर वाला फॉर्मेट है उसको फॉलो करेंगे तो आपके आराम से 300 वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, देखिए इतनी वर्ड लिमिट भी नहीं करनी है कि आपने टास्क 2 पहले अटेम्प्ट करना है, फिर आपने वर्ड लिमिट इतनी ज़्यादा लिख दी है कि आपके पास टास्क 1 का टाइम ही नहीं बचा। ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। तो वर्ड लिमिट पे फोकस रखना है अपने आप को। देन आपने क्या करना है, 350 वर्ड से क्रॉस नहीं करना है। बी केयरफुल, ऐसा नहीं है कि आप लिखते ही जा रहे हैं लिखते ही जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर रुकना है, क्योंकि आपने टास्क 1 भी अचीव करना है। टास्क 1 भी सेम गिवन टाइम में ही आपने लिखना है। तो बी केयरफुल, बी अलर्ट, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके कितने बैंड स्कोर्स आएंगे आपको आइल्स राइटिंग में, राइट। सो
ये जो मार्किंग क्राइटेरिया मैंने आज शेयर किया है, आप इसको अपनी नोटबुक में एक फर्स्ट पेज जो है आपका राइटिंग बुक का, जहाँ भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्स्ट पेज पे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। देन आप अपने खुद ऐसे आप चेक करिए, या फिर आपने पहले कभी कहीं कोचिंग ली हो या कहीं भी अपनी तैयारी करी हो, आपको कहीं से बैंड स्कोर मिले हो, तो आप इसको टैली करके देखिए कि आपके क्या बैंड स्कोर उतना ही बनता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कब प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। सो गाइज़, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज़ द ओनली की बैंड स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए। अगेन, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई डाउट है, आप लिखने में आइल्स राइटिंग टास्क 1 या 2 में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है दैट इज़ VRPerfect39, उसका नाम अभी डिस्प्ले कर देती हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप उसको फॉलो करिए, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ भी मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड until the next video. See you soon.